गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 5 और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स का नियम, किरचॉफ्स लॉ। आज जो हम लोग पढ़ने आए हैं उसका नाम है किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स लॉ। इसी को बोलते हैं किरचॉफ का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ्स रूल आज हम लोग पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल या किरचॉफ्स का नियम, आज इसको पढ़ने वाले। किरचॉफ्स का नियम क्यों आया? किरचॉफ्स का नियम इसलिए आया कि जैसे मान लो ये कोई तार है और ये तार आगे चल करके 2-3 तार में विभक्त हो जाता है, इसका सेक्शन बन जाता है। तो इसमें से अगर 5 एम्पियर आ रहा है तो इस तार में कितना जाएगा और इस तार में कितना जाएगा, इसके बारे में अगर आपको जानकारी लेनी हो तो वो कौन बताएगा? वो बताएगा किरचॉफ्स साहब। किरचॉफ्स साइंटिस्ट का नाम था, उसी के नाम पे इस रूल का नाम दिया गया किरचॉफ्स लॉ। दूसरा, बाय द वे मान लो कि ये कोई लूप है, 2 लूप है इसे, ठीक है, और आपसे पूछेगा बताइए कि अगर इसमें धारा आई है तो इस लूप में धारा कितना होगा। तो अर्थात 2 अलग अलग लूप में कितना करंट होगा। यहाँ पे क्या था, 2 तार में कितना करंट होगा, यहाँ पे क्या है, 2 लूप में अंतर है। यहाँ पे वायर की बात है, यहाँ पे लूप की बात है। लूप मतलब क्लोज लूप, देखिए ना, बंद श्रृंखला जिसको बोलते हैं। तो इसमें करंट का मान कितना होगा। इस दोनों सवाल का जवाब देने के लिए किरचॉफ साहब 2 रूल लॉ लाए, 2 नियम लाए, जिनमें पहला जो नियम है उसका नाम है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। क्या नाम है? किरचॉफ्स का पहला नियम। तो इसी दोनों सवाल का जवाब देने के लिए किरचॉफ साहब 2 नियम लाए, उन्हीं का नाम है किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। इसी का नाम दूसरा है जंक्शन रूल। इसी लॉ का क्या नाम है? जंक्शन रूल, या इसी का नाम है किरचॉफ्स करेंट लॉ, करेंट लॉ। इसी को शॉर्ट में कहते हैं KCL। चाहे किरचॉफ्स का पहला नियम कहिए या जंक्शन रूल कहिए या किरचॉफ का करेंट लॉ कहिए, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं KCL। अगर हम KCL बोलेंगे आप समझ जाना, किरचॉफ्स करेंट लॉ KCL, तो KCL कहिए। दूसरा आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको बोलते हैं KVL। तो 2 नियम है, KCL और KVL। तो इसी को हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं, किरचॉफ का पहला नियम भी कहते हैं। और इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखिए। इसका स्टेटमेंट कहता है कि मान लो ये कोई जंक्शन है, समझिएगा अच्छे से, बहुत ये इसमें जो लॉ है वो बहुत सस्ता है, उस लॉ को एप्लीकेशन अच्छे से सीखना है। तो ये जो पॉइंट है ये कोई जंक्शन है। जंक्शन किसे कहते हैं? जंक्शन का मतलब होता है जहां पे 2 से अधिक तार आके मिला हो, 2 से अधिक, 3, 4, 5 इस प्रकार का तार जहां पे मिलेगा, 2 से अधिक, 3, 4, 5, 6 जहां मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो यहां पे क्या हुआ कि मान लो एक तार यहां से आया, ठीक है, और एक तार इधर से आया, ओके, और इसमें से जो है ये जंक्शन है, ये आपका जंक्शन है, और यहाँ से एक वायर इधर चला गया और एक वायर इधर चला गया, ओके। ये जो जंक्शन है, ये पॉइंट जंक्शन को मान लेते हैं ए क्या है? जंक्शन है। तो इस जंक्शन पे मान लो कि 5 एम्पियर का करंट इधर से आया, 2 एम्पियर का करंट इधर से आया, ठीक है, और ये जो अगला वायर है इसमें से 2 एम्पियर करंट उधर चला गया। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इससे कितना करंट जाएगा। तो ऐसे सवाल का जवाब कौन देता है? जंक्शन रूल। इसका कहना है किसी भी पॉइंट पर जितना करंट आता है, मतलब इनकमिंग करंट, उतना ही करंट उस जंक्शन से बाहर जाता है। किसी भी पॉइंट पर टोटल आने वाली धारा बराबर होता है वहां से टोटल जाने वाली धारा। ऐसा एक ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में 100% आपसे पूछा जाएगा। क्या बोला? किसी भी पॉइंट पर टोटल आने वाली धारा, 5 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया, तो ये जो है यहाँ से कितना चला गया? 2। तो इस पॉइंट पर आया कितना? 5 2 7 एम्पियर। तो अगर इसको हम लोग 1 एम्पियर मान लेते हैं, यहाँ पे कितना आया? 7 एम्पियर। तो यहाँ से निकलेगा भी कितना? 7 एम्पियर, जिसमें से 1 एम्पियर इस वायर में चला गया, तो बचा कितना? इसमें से कितना जाएगा? 6 एम्पियर। अर्थात किसी भी जंक्शन पर टोटल आने वाली धारा बराबर होता है उस जंक्शन से टोटल जाने वाली धारा। मतलब क्या कि टोटल करेंट बराबर 0 एट एनी जंक्शन।
एट एनी जंक्शन, ये भी कभी कभी किसी किसी बुक में आपको लिख देगा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, आई का मतलब करंट। टोटल करंट क्या है? जीरो। मतलब क्या? इधर से आने वाले करंट को पॉजिटिव लेंगे तो इधर से जाने वाले करंट को निगेटिव लेंगे, तो जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब टोटल करंट क्या हो गया? जीरो। या किसी जंक्शन पर किसी जंक्शन पर टोटल आने वाली धारा बराबर होगा टोटल जाने वाली धारा। समझिए, इसी नियम का क्या नाम है? किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का पहला नियम। किसी भी जंक्शन पर टोटल आने वाली धारा बराबर टोटल जाने वाली धारा, टोटल इनकमिंग करंट बराबर टोटल आउटगोइंग करंट। किसी भी पॉइंट पर अगर आप इनकमिंग करंट को प्लस लेंगे तो आउटगोइंग को माइनस लेंगे, आउटगोइंग को प्लस लेंगे तो इनकमिंग को माइनस लेंगे, वो आप पे निर्भर करता है, आप जैसे करो। ओके, अर्थात इसका कहना ये है टोटल आने वाली धारा, धारा का मतलब क्या है? किसी भी पॉइंट पर आने वाले चार्ज का फ्लो, तो किसी भी पॉइंट पर चार्ज का फ्लो इधर से, चार्ज का फ्लो इधर से हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में कितनी बार पूछता है, जंक्शन रूल या किरचॉफ का पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है। क्या बोले? ये जो आपका जंक्शन रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सी? जंक्शन रूल। क्या इसका कहना क्या है? किसी भी पॉइंट पर टोटल आने वाली धारा बराबर टोटल जाने वाली धारा। इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं, जरा आप देखेंगे। किसी भी पॉइंट पर टोटल आने वाली धारा बराबर टोटल उसी पॉइंट से बाहर की तरफ जाने वाली धारा, दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। आपसे सवाल पूछेगा, सवाल नंबर 1 पूछा कि ये एक जंक्शन है, यहाँ से जो है ढेर सारी करंट 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, यहाँ से चला गया 7 एम्पियर। पूछेगा इसमें कितना करंट होगा? सही है, कितना करंट होगा? तो इसमें करंट कितना मान लेते हैं? आई। इसी आई का मान निकालना है। तो टोटल आने वाली बराबर टोटल जाने वाली, तो क्या होगा? टोटल इनकमिंग बराबर टोटल आउटगोइंग। टोटल आने वाली धारा बराबर टोटल आने वाली कौन कौन है? 2, 5, 6। तो कितना हो गया? 2 + 5 + 6 बराबर जाने वाली 7 + आई। तो 6, 5, 11, 2, 13 बराबर 7 + आई। तो यहाँ से आई का मान निकल गया 7, 6, 13, 6 एम्पियर। तो इससे कितना धारा जाएगा? 6 एम्पियर। ऐसा सवाल एक 100% पूछेगा। दूसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन में इस प्रकार का सवाल पूछेगा आपसे, सवाल ऐसा है, आपसे पूछा यहाँ एक रेसिस्टेंस है, यहाँ दूसरा रेसिस्टेंस है, यहाँ ऐसा दिया हुआ है, ऐसा है, ये पॉइंट है O, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या है? O। बीच में क्या पॉइंट है? ए O है। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। यहाँ का वोल्टेज मान लो 30 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट, यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट। तब पूछा, और यहाँ ये जो आपका रेसिस्टेंस है ये है 5 ओम, ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम, ऐसा दिया हुआ है। पूछता है कि फाइंड द, सवाल क्या पूछा वो देखिए, सवाल पूछता फाइंड द वोल्टेज एट पॉइंट O एंड करेंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंस। सवाल क्या पूछा है वो देखिए। सवाल पूछता है कि O पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, साथ ही इस तीनों रेसिस्टर से 5 ओम, 2 ओम, 2 ओम से कितना करंट फ्लो करेगा, ये भी आपको बताना है। तो ये एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या पूछ रहा है कि ये जो आपका दिया हुआ है इससे कितना O पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा, और साथ ही इस तीनों रेसिस्टेंस से कितना करंट जाएगा। तो हम लोग चलते हैं जरा सॉल्यूशन की तरफ। हम क्या किए, यहाँ पे ये है 5 ओम, यहाँ का वोल्टेज 30 वोल्ट, यहाँ पे प्रतिरोध 2 ओम, यहाँ का वोल्टेज 20 वोल्ट, ये इसका रेसिस्टेंस भी 2 ओम, और यहाँ का वोल्टेज 10 वोल्ट। ये पॉइंट O है। इस पॉइंट का वोल्टेज मान लिए भी, इसमें करंट मान लेते हैं I1, इसमें करंट मान लेते हैं I2, इसमें करंट मान लेते हैं I3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे
टोटल पॉइंट ओ पर टोटल आने वाली धारा बराबर टोटल जाने वाली धारा। इसका मतलब यही I1 दो भाग में बट गया, एक बट गया I2 और एक बट गया I3। ये जो आपका I1 है वो दो भागों में बट गया। एक भाग हो गया कौन, एक जो भाग है उसका नाम हो गया I1, दूसरा I2, तीसरा I3। हम लिख सकते हैं क्या, अगर आप बोलो तो I1 बराबर I2 प्लस I3। क्या सही है? I बराबर क्या होता है, V/R, क्योंकि आपने क्या पढ़ा, V बराबर IR, तो I बराबर हो जाएगा V/R। अब देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना है, वोल्टेज कितना 30 माइनस V, पोटेंशियल डिफरेंस 30 माइनस V, तो ये हो जाएगा 30 माइनस V/R कितना 5। I2 कितना होगा V माइनस 20, V माइनस 20/2, अब बराबर ये कितना प्लस 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 I3 कितना होगा, ये हो जाएगा V माइनस 10/2। ओके, तो इसको हम लोग लिखेंगे 30 माइनस V/5 बराबर, इसका एलसीएम कितना हो गया 2, तो V माइनस 20 तो हो जाएगा, सॉल्व करेंगे 2V अब माइनस 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 2 से गुना हो जाएगा, तो 30 दूना 60 माइनस 2V बराबर 5 दूना 10 वोल्ट माइनस 150। 5 से इसमें गुना, 2 से इसमें गुना कर दिए, तो सॉल्व करेंगे तो ये 2V उधर जाएगा, 150 इधर आएगा, तो 60 प्लस 150 बराबर 10V प्लस 2V, तो ये हो जाएगा 210 बराबर 10 2 12 वोल्ट। सही है, इसीलिए V बराबर हो जाएगा 210/12। कितना निकल गया 210/12। मतलब इसको जब सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा आपका 6 दूना 12, 7 या 21, 70/4 तिया 12। ठीक है, अगर फिर कटे तो 35 दूना 70, 2 दूना 4, 35/2 कितना वोल्ट, 35/2 वोल्ट ये निकल गया। अब आपको क्या चाहिए I1, तो यहाँ देखिए I1 बराबर कितना होगा 30 माइनस 35/2, अब बटा में कितना है 5 I1 बराबर, तो 30 दूना 60, देखिए एलसीएम ले रहे 30 दूना 60, 60 में से 35 चला गया तो कितना हो गया 25/10, कितना हो गया 2.5 एम्पियर निकल गया। उसी प्रकार I2 कितना होगा, I2 हो जाएगा आपका V का मान कितना निकला है 35/2, तो 35/2 अब माइनस कितना हो गया माइनस 20, 35/2 माइनस 20, या फिर I3 निकाल लीजिए, I3 कितना हो जाएगा 7 तिया 21, 4 तिया 12। एक बार इसको चेक भी कर लेंगे, 35 दूना 70, 2 दूना, हाँ ठीक है, तो यहाँ से निकल गया I1 कितना 2.5 एम्पियर। और ये I3 सिमिलरली I3 कितना होगा, ये कितना है 35/2 माइनस 10 अब बटा में कितना 2, तो ये निकल गया कितना 10 दूना 20, 35 में से 20 चला गया 15, 15/2 दूना 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 3 4 7 3.7 एम्पियर। तो इस तरीके से आपको इस जंक्शन का वोल्टेज भी पूछ सकता है और सभी रेसिस्टर से कितना कितना करंट जाएगा वो भी आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार का सवाल बनता है किस पे, केसीएल पे, मतलब किरचॉफ्स करंट रूल। दूसरा जो स्टार आएगा उसका नाम है किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, दूसरा रूल है, दूसरा इसका क्या नाम बोले किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, इसी का नाम है लूप रूल। जैसे उसका नाम था जंक्शन रूल, तो इसका नाम है लूप रूल, या इसी का नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका क्या नाम है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको क्या बोलेंगे केवीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दूसरा नियम है किरचॉफ का, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब लूप कैसा हो, जब आपका वो जो ये श्रृंखला है वो हमेशा कैसा हो लूप के रूप में हो, परिपथ कैसा हो वो बंद हो, हमेशा लूप हो। अगर लूप नहीं है ओपन है तो उसके लिए केवीएल लागू नहीं होता है। केवीएल तभी एप्लीकेबल होगा जब उसमें क्या होगा बंद श्रृंखला होंगी, क्लोज लूप बना रहेगा। बिना क्लोज लूप का केवीएल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो केवीएल कहता है कि किसी भी क्लोज लूप में, इसका मतलब ये जो लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है क्लोज लूप के लिए। अगर क्लोज लूप नहीं है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस लॉ का कहना है कि किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी बंद श्रृंखला में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है।
क्या बोले, किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है। क्या बोल रहे हैं, किसी क्लोज लूप में, किसी क्लोज्ड लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो होगा। बस यही स्टेटमेंट है किसका, किरचॉफ सेकंड लॉ का। क्या कहना है, किसी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा, अर्थात नेट का मतलब टोटल, सिग्मा डेल्टा भी, पोटेंशियल ड्रॉप को डेल्टा भी से लिखते हैं, बराबर क्या हो गया, जीरो। सिग्मा डेल्टा भी बराबर जीरो। किसी भी क्लोज लूप में केवीएल तभी लगेगा जब लूप कैसा होगा, क्लोज होगा। तो किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो। किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो। किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, जीरो। ओके, नेक्स्ट तो इसके लिए नेट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, जीरो। अब सबसे पहली बात कि हम लोग इसको यूज कैसे करेंगे, जरा वो देखिए। किसी भी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, जीरो। ये स्टेटमेंट है किसका, ये स्टेटमेंट है किरचॉफ सेकंड लॉ का, या लूप रूल का, ये या किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। और दूसरा स्टार, ये जो आपका किरचॉफ लूप रूल है, ये बेस्ड होता है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, किरचॉफ का दूसरा नियम। किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, ऊर्जा के, ये हम अभी बताएंगे कैसे काम करता है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, किरचॉफ का जो दूसरा नियम है या लूप रूल है या किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, वो किस सिद्धांत पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ का पहला नियम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके, अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, जरा ये देखिए, देखेंगे। इसका कहना है आपको लूप में दो चीज मिलेगा, या तो रेसिस्टेंस मिलेगा या तो आपको बैटरी मिलेगा। दो ही चीज मिलेगा, या तो रेसिस्टेंस मिलेगा या तो बैटरी मिलेगा। कैपेसिटर भी मिल सकता है, इंडक्टर मिल सकता है, लेकिन उस दोनों को, इंडक्टर का भी नहीं पढ़ने की वजह से उसको अभी हम लोग ऐड सर्किट में नहीं करेंगे। तो दो चीज तो मेनली मिलेगा, एक मिलेगा कैपेसिटर, एक मिलेगा आपको रेसिस्टेंस और एक मिलेगा बैटरी। अब देखो, अगर बैटरी इस प्रकार का है तो ये है लो पोटेंशियल और ये है हाई पोटेंशियल। देखेंगे, ये है लो पोटेंशियल, ये है हाई पोटेंशियल। यदि हम लोग इधर से इधर जाएं तो इसका मान लो वोल्टेज भी है। अगर हम लोग इधर से लेफ्ट से राइट जाएं तो किधर से किधर गए, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज। यदि आप लो वोल्टेज से इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी टर्म। यदि आप लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाते हैं तो इस बैटरी को लिखिएगा प्लस भी। क्या लिखिएगा, प्लस भी। अब यदि यही बैटरी इस प्रकार का हो और हम लोग इधर से इधर जाएं, ये हो गया हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। यदि आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाते हैं, यदि आप हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाते हैं तो आप लेंगे माइनस भी। देखिए, अगर निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ जाएंगे तो भी प्लस लीजिएगा, माइनस, अगर प्लस से माइनस की तरफ जाइएगा तो भी का मान माइनस लीजिएगा। अब देखिए, प्रतिरोध में, रेसिस्टेंस में, ये रेसिस्टेंस है, धारा इधर से इधर है। सर प्रतिरोध में धारा हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जाता है। इसीलिए यदि आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं, यदि इसका प्रतिरोध R है, यदि आप करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो हमेशा पोटेंशियल लिखिएगा माइनस IR। क्या लिखिएगा, करंट के डायरेक्शन में यदि आप जाते हैं, अगर आप बैटरी के निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस भी, पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे माइनस भी, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस IR। और यदि आप करंट के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे, करंट के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो आप लिखेंगे प्लस IR। ये चार बात अगर आपको आता है तो आप कोई भी सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। और दूसरी बात, जैसे मान लो कि ये आपके पास लूप है, ये लूप है, इस लूप का नाम है ABCDA, ये लूप हो गया। तो अगर ये लूप है तो लूप में आप या तो क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं या तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई लूप मिलता है तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो लेना पड़ेगा, तो दो ही तो डायरेक्शन है आपके पास, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी सही है, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो भी सही है। ओके, यदि आपके पास दो लूप है तो पहले में क्लॉकवाइज जा सकते हैं, दूसरे में भी क्लॉकवाइज आ सकते हैं। पहले में एंटी क्लॉक जा सकते हैं, दूसरे में एंटी क्लॉक जा सकते हैं, या पहले में क्लॉक जा सकते हैं, दूसरे में एंटी क्लॉक जा सकते हैं। आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको सॉल्व करने में। तो तीन चार पॉइंट आपको याद रखना है।
माइनस से प्लस, प्लस भी, प्लस से माइनस, माइनस भी, करंट के डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के विपरीत डायरेक्शन में प्लस आई आर। किसी भी लूप में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। दो लूप है तो दोनों में क्लॉक या दोनों में एंटी क्लॉक या एक में क्लॉक दूसरे में एंटी क्लॉक, आप किसी भी लूप में घूम सकते हैं। ओके और इस तरीके से आप उस लूप में धारा का मान कितना होगा या वोल्टेज का मान कितना होगा आप उसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ओके अब हम लोग आइए इसमें कुछ सवाल करते हैं। आइए अब हम लोग किरचॉफ्स केवीएल पर कुछ सवाल करते हैं। देखेंगे आप पहला सवाल, धीरे धीरे सवाल को कॉम्प्लिकेट बनाते हैं हम लोग धीरे धीरे। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, यहां पे 5 ओम, यहां पे 2 ओम और यहां पे 14 वोल्ट का बैटरी है। ऐसा मान ली, पूछेगा इसमें करंट कितना होगा। फाइंड करंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंस, सभी रेसिस्टेंस से कितना करंट जाएगा ये हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए ओम का नियम पढ़े थे। ओम का नियम क्या बोलता है, आई बराबर वी बटे आर। वी कितना है 14 वोल्ट, आर कितना है सीरीज में है 5 2 7, कितना हो गया 2 एम्पियर। ये तो ओम के नियम से हो गया, लेकिन आज ये थोड़ी लगाना है। आज क्या लगाना है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, लूप रूल लगाना है, केवीएल। तो हम लोग अप्लाई करते हैं केवीएल, अप्लाई केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं। चलिए या तो करंट जो धारा जो है वोल्टेज बैटरी में से निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ इधर की तरफ निकलती है। तो मान लो करंट इधर गया, 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 तो ऐसे करंट घूमेगा। तो कैसे घूम गए आप, क्लॉकवाइज। ऐसा मत समझिए कि आप क्लॉकवाइज ही, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्लॉकवाइज जाइए, आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइए देखिए, आप तो क्लॉकवाइज जा रहे हो, यदि आप क्लॉकवाइज जाओगे तो देखेंगे क्लॉकवाइज जाने का मतलब आप निगेटिव से पॉजिटिव गए, तो क्या लेंगे +14 की -14, +14। देखिए ना निगेटिव से आप इधर से इधर जा रहे हो ना, ये ऐसे जा रहे हो आप, इसका मतलब पहले आएगा माइनस बाद में आएगा प्लस, तो क्या लेंगे +14 की -14 तो +14। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते, कहीं रेसिस्टेंस नहीं है, बैटरी नहीं है, अब कौन मिला 5 एम्पियर। देखिए हम लोग जो जा रहे हैं वो धारा के दिशा में है कि धारा के विपरीत दिशा में, धारा के दिशा में, तो क्या लेंगे -IR। आई आर कितना है 5। उसके बाद आगे बढ़िए, फिर धारा की दिशा में कितना होगा -I गुना 2 बराबर क्या होता है 0। आपने पढ़ा था सिग्मा भी बराबर 0, यही पढ़े थे ना। अब आइए तो 14 - 5I -2I बराबर 0, तो 14 - 5 2 7I बराबर 0। तो 14 बराबर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे I बराबर हो गया 14/7, कितना हो गया 2 एम्पियर। सेम आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप चाहे क्लॉकवाइज में जाएं चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज में जाएं। तो इसी सवाल में हम लोग एक बार चलते हैं, कहाँ, एक बार चलते हैं हम लोग उल्टे दिशा में। ये कितना है, ये है 2 ओम, ये कितना है 5 ओम। चलो मान लो इस बार इधर चले गए, इस दिशा में ऐसे गए, ठीक है, करंट का दिशा, इसका मतलब करंट इस बार इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, क्या सही है। ऐसे 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 जाएंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे। आप देखिए तो अगर हम लोग ऐसे जाएंगे, तो अगर हम लोग इस प्रकार से जाएंगे तो सबसे पहली बात कि अगर हम लोग ऐसे जाएं तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या गए, प्लस से माइनस गए, नहीं जाएंगे, प्लस से माइनस। प्लस से माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस से माइनस का मतलब क्या हो गया, -14 की +14, -14। ओके, प्लस से माइनस का मतलब -14, देखेंगे आप अच्छे से। उसके बाद यहाँ आइए तो यहाँ कितना होगा -2I, यहाँ कितना होगा -5I बराबर 0। करेंट का डायरेक्शन अभी इधर लिए, चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा -14 - 7I बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा -7I बराबर 14, तो I बराबर हो जाएगा 14/-7, ये हो गया -2 एम्पियर। आंसर सेम है, यहाँ +2 एम्पियर और यहाँ पे -2 एम्पियर। ये प्लस और माइनस बताता है मैग्नीट्यूड दोनों में सेम है, चाहे क्लॉक में जाए एंटी क्लॉक में जाए। लेकिन अगर माइनस आए तो माइनस का मतलब ये होता है कि आप जो डायरेक्शन दिखाए हैं वो डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड वही होगा, लेकिन माइनस आने का मतलब आप जो डायरेक्शन दिखाएं वो डायरेक्शन सही नहीं है। इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा लूप में वो इधर की तरफ नहीं होकर के इधर की तरफ होगा। और हम लोग भी जानते हैं कि बैटरी हमेशा धारा इधर की तरफ देता है, इसीलिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो करंट होगा उसका डायरेक्शन इस गिवन डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में होगा। कंप्लीट। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन फिर वही पूछा है, करेंट, फाइंड करेंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंस, फाइंड करेंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंस। अब देखिए आपसे सवाल है, फाइंड करेंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंस। देखिए सवाल क्या पूछा है आपसे, ऐसा दे दिया, ये 5 एम्पियर 5 ओम, ये 1 ओम, यहाँ पे 2 ओम, ये है 20 वोल्ट का बैटरी, और यहाँ पे मान लेते हैं आपको हम 36 वोल्ट का बैटरी, 36 वोल्ट का बैटरी, ऐसा हम लोग दे दिए, ऐसा दिया हुआ है। पूछता है कि फाइंड करेंट थ्रू ऑल, सभी रेसिस्टेंस से करंट कितना होगा। ठीक है, तो मान लो करंट इस डायरेक्शन में, ऐसा मान लिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा मान लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, केवीएल को अप्लाई करेंगे। चलिए अप्लाई करते हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में इस बार जा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए, यहाँ पे किधर से किधर गए, नीचे से ऊपर, मतलब प्लस से माइनस गए हैं, तो ये क्या होगा, -36 की +36, ये हो जाएगा -36। यहाँ देखिए करंट इधर गया, इसका मतलब तो आई करंट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, -5i, यहाँ पे क्या होगा, -i, यहाँ पे क्या होगा, प्लस से माइनस गए हैं तो यहाँ पे हो जाएगा +20, यहाँ पे कितना होगा, -2i बराबर कितना हो गया, 0। केवीएल क्या बोलता है, नेट पोटेंशियल ड्रॉप बराबर 0 होगा। केवीएल यही बोलता है ना कि किसी भी लूप में नेट पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए -36 + 20 तो हो गया -16, -5 -1 -6 तो -8i बराबर 0। इसका मतलब यहाँ इधर ये माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 8i बराबर -16, तो i बराबर हो गया -2 एम्पियर। सर करंट कितना, 2 एम्पियर, लेकिन माइनस का मतलब क्या हो गया कि करंट का डायरेक्शन जो होगा इस दिए गए डायरेक्शन के उल्टे डायरेक्शन में होगा। तो आपने माना क्लॉकवाइज, तो होगा किधर करंट, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आंसर हो गया 2 एम्पियर, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये धारा का डायरेक्शन बताता ऐसे, इसका मतलब क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इस तरीके से आपको इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, कभी फाइंड द करेंट थ्रू ऑल रेसिस्टेंस। मान लो आपके पास 2 लूप दिए हम इस बार, ऐसा 2 लूप है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है 30 वोल्ट, यहाँ पे बैटरी है मान लो 20 वोल्ट, 10 वोल्ट मान लेते हैं, और यहाँ पे बैटरी है मान लो 20 वोल्ट, ऐसा दे दिया। यहाँ पे रेसिस्टेंस है मान लो 2 ओम, यहाँ पे रेसिस्टेंस है आपका 4 ओम, ऐसा दिया हुआ है। आपसे पूछा कि सभी रेसिस्टेंस से कितना करंट जाएगा। तो मान लो कि इसमें करंट ऐसे गया आई, इसमें करंट आई गया, तो यहाँ के बाद ये करंट 2 भाग में बढ़ जाएगा। ये मान लो I1, इधर कितना चल जाएगा, I माइनस I1। एक बार सोच के देखो कितना हो गया, I माइनस I1। तो पहले लूप में करंट कितना है I, और इसमें कितना है I1, तो इसी दोनों का मान निकालना है I और I1 का। तो फिर यहाँ से जब आएगा तो इधर मुड़ जाएगा I, और इधर चला जाएगा कितना, इधर से कितना आ जाएगा, इधर से मान लो इधर से आ रहा है I1, तो इस तरीके से इसमें दोनों में करंट क्या घूमेगा। इसमें मान लो ऐसे है, इसमें भी घूम जाते हैं, इससे कोई बात नहीं है। चलिए पहले ये लूप 1 है और ये लूप 2 है, तो लूप 1 में चलते हैं। लूप 1 के लिए क्या लगाएंगे आप, केवीएल लगाएंगे। देखिए आप माइनस से प्लस जाओगे तो +30 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा -2i, ठीक है। अब इधर चल जाइए, इधर प्लस से माइनस, -10 वोल्ट बराबर 0, क्योंकि अब कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो ये हो जाएगा 30 में से 10 चला गया, 20 - 2i बराबर 0, तो 2i बराबर 20, तो i बराबर 10। बताइए पहले लूप में कितना करंट है, 10 एम्पियर, i का मान कितना हो गया, 10 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट किस में चलेंगे हम लोग, दूसरे लूप में, तो लूप 2 के लिए, दूसरे लूप के लिए चलिए इसमें ऐसे घूमेंगे तो -4i1, यहाँ पे कितना हो गया, प्लस से माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, -20 वोल्ट। यहाँ पे जाएंगे तो माइनस से प्लस, तो कितना हो जाएगा,
10 वोल्ट बराबर 0। तो ये हो जाएगा -4I1, 20 में से 10 चला गया -10 बराबर 0। तो -4I1 बराबर 10 वोल्ट। तो I1 बराबर हो जाएगा 10/4, 4 दूना 8, 2 पंचे 10, -2.5 एम्पियर। माइनस का मतलब दूसरे लूप में करंट का जो आपने डायरेक्शन माना है वो वैसा नहीं होगा, क्या होगा, उसका उल्टा होगा। तो इसमें ये हो गया I1 इक्वल टू 2.5 एम्पियर किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे किसको हम लोग, केवीएल को। तो ये हमारे सामने एक सवाल था किसका, केवीएल का। किरचॉफ्स लूप रूल को पढ़ाए, किरचॉफ्स जंक्शन रूल को पढ़ाए। क्या यहाँ तक ओके समझा जाए? जी यहाँ तक ओके समझा जाए। नेक्स्ट, अब हम लोग एक नए स्टार को लाएंगे जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जिसका नाम क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगला जो स्टार आने वाला है वो है हम लोगों के सामने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और ये दिया गया था जूल साहब के द्वारा। इसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, तो अगला स्टार हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। हीटिंग मतलब उष्मीय, इफेक्ट मतलब प्रभाव किसका, विद्युत धारा का। तो ये है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव और इसी को बोलते हैं जूल का उष्मीय प्रभाव या जूल का उष्मीय नियम। इसी को क्या बोलते हैं, जूल का उष्मीय नियम, जूल्स हीटिंग लॉ या जूल्स का या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये कहानी क्या है जरा ये समझिए। तो हम लोग बात किए थे कि मान लो ये कोई चालक है, ये कोई कंडक्टर है, ये ए बी कोई कंडक्टर है। ये क्या है, ए बी, ये कोई चालक है। तो इसके अंदर में क्या है, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर में ढेर सारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर में ढेर सारा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। ये चालक है और उस चालक के अंदर में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस चालक के अंदर में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे, जैसे ही आप इस चालक को हीट करेंगे तो इसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन होगा। समझिएगा, जैसे ही आप उस चालक को हीट करेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन होगा। जैसे ही अगर दो वस्तु के बीच में टक्कर होता है तो उसमें से एक एनर्जी निकलता है। वो एनर्जी क्यों निकलता है, जब एक दूसरे को टक्कर करता है तो उस समय टक्कर के समय कुछ कार्य करना पड़ता है। वही कार्य उस वस्तु में उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट। तो क्या होता है, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये एक दूसरे को कॉलिजन करेगा। ये क्या करेगा, एक दूसरे को कॉलिजन करेगा, जिस कारण से अगर आप इस चालक में आई धारा देंगे तो इस करंट का, करंट मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब किसी भी कंडक्टर से आप करंट गुजारते हैं, विद्युत धारा गुजारते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण इस विद्युत ऊर्जा, ये आई क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा। इस विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण उष्मा ऊर्जा में मतलब हीट एनर्जी में वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और इसी घटना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी भी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब इलेक्ट्रॉनिक कॉलिजन के कारण उस विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना का नाम क्या है, इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये जूल के द्वारा दिया गया, इसीलिए इसे जूल का उष्मीय नियम भी कहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी स्टार्स को लिख चुके होंगे। ये भी मत लिख दीजिएगा जो हम बोले, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लिख लिए होंगे। तो ये चालक है। ओके, तो क्या होगा कि चालक में एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये धारा कैसे आया होगा, जब आप इसमें कोई ना कोई एक बैटरी जोड़ दिए होंगे। ठीक है, बैटरी जोड़ देंगे। तो जब आप बैटरी जोड़ देंगे तो आपको किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ले जाने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और वो कार्य बराबर W बराबर कितना था, Q इंटू V, क्योंकि हम लोग पढ़े थे V बराबर W बटा Q। तो तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू V। ये क्या है, ये वर्क है। ये कौन सा वर्क है, यह चार्ज को A से
बी तक ले जाने में किया गया कार्य है। ओके, ये जो W बराबर Q भी है, ये कौन सा कार्य है? चार्ज को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य है। और यही कार्य उस चालक में उष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो क्या लिखेंगे? यही कार्य W उष्मा ऊर्जा को बोलते हीट एनर्जी H के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोले? उष्मा ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? यही कार्य जो W है, ये उष्मा ऊर्जा H के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब W इज कन्वर्टेड इनटू H। W किस में कन्वर्ट होगा? H में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ना, ये जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H में। तो इसका मतलब W के जगह पे हम लोग H लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा Q इंटू V। ठीक है, तो H बराबर, H क्या है? H है आपका उष्मा ऊर्जा। ये क्या है? H, ये है आपका उष्मा ऊर्जा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर फॉर्मूला आपको पढ़ाए होंगे IT, अगर आपको याद हो। ठीक है, और V बराबर फॉर्मूला पढ़ाए होंगे ओम के नियम से IR। तो ये क्या बनेगा? Q इंटू V। आप Q के जगह पे IT, V के जगह पे IR लिख सकते हैं। तो H बराबर फॉर्मूला बन गया I²RT। क्या बन गया फॉर्मूला? H बराबर I²RT। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी को बोलते हैं जूल का उष्मीय नियम। यही है जूल का उष्मीय नियम। ओके, जूल्स लॉ है, इसको कहते हैं। H बराबर I²RT, जहाँ पे I क्या है? I आपका प्रवाहित होने वाली धारा है। R क्या है? तो R आपका प्रतिरोध है। और आपका T क्या है? T है समय, कितना देर तक चालक से धारा प्रवाहित होती है, वही समय है। तो H बराबर क्या हो गया? I²R इंटू T। ये किसका नियम है? जूल का उष्मीय नियम है। इस चीज को देखते हुए जूल के द्वारा 3 नियम दिया गया। देखिए ना, एक है I, दूसरा है R, तीसरा है T। तो 3 गो यहाँ पे राशि है और इसी तीनों राशि को देखते हुए जूल साहब ने कितना नियम दिया? 3 नियम दिया। तो जूल के उष्मीय नियम कितने हैं? 3 हैं। तो हम लोग लिखेंगे जूल का 3 उष्मीय नियम है। हम लोग अभी जानेंगे जूल का 3 उष्मीय नियम है। जूल के कितने नियम हैं? 3 उष्मीय नियम है। जूल का 3 उष्मीय नियम है। ठीक है, सबसे पहला जूल का पहला नियम कहता है, यदि आप किसी भी चालक में उसके प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए, यदि किसी भी चालक में उसके प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। हम जैसे बोलते हैं आप वैसे ही नोट करेंगे। क्या लिखेंगे इसके आगे में? यदि किसी चालक के प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए, तब उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होगा, वो उत्पन्न ऊष्मा मतलब H जो होगा, वो धारा के वर्ग का समानुपाती होगा। तो H समानुपाती क्या हो गया? I²। इसे क्या बोलेंगे? जूल का पहला नियम क्या बोलता है? यदि किसी चालक के प्रतिरोध और समय को 2 को नियत रखेंगे, तीसरे की बात करेंगे, हमेशा 2 को नियत रखेंगे और तीसरे की बात करेंगे। तो हमने क्या बोला? यदि आप किसी भी चालक के प्रतिरोध और समय को नियत रखा जाए, तब उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग का समानुपाती होगा, मतलब S समानुपाती I²। अब जूल का दूसरा नियम, आप क्या पढ़ेंगे? जूल का दूसरा नियम। ये है आपको जूल का दूसरा नियम। अब बताइए जूल का दूसरा नियम क्या बोलेगा? जूल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। किसी भी चालक में उत्पन्न ऊष्मा, इनमें से कौन सही है? धारा के वर्ग का समानुपाती, धारा के व्युत्क्रम का समानुपाती, धारा का समानुपाती, इनमें से कोई नहीं, धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। दूसरा कहता है, यदि आप I और T को नियत रखते हैं,
यदि आप किसी भी चालक से बहने वाली धारा और धारा को बहने में लगे समय को अगर नियत रखा जाए, तब उत्पन्न ऊष्मा जो होगा H समानुपाती R होगा, प्रतिरोध का समानुपाती होगा। ठीक है, प्रतिरोध का समानुपाती होगा। तीसरा क्या लिखेंगे? जूल का तीसरा नियम। जूल का तीसरा नियम, अब जरा खुद से आप बोल दीजिए कि जूल का तीसरा नियम क्या होने वाला है। ये कहता है यदि आप तीसरा नियम, तो तीसरे पे बात करेंगे, तो पहले दो को नियत रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? यदि किसी चालक से बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध को यदि नियत रखा जाए, किसी चालक से बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध को यदि नियत रखा जाए, तब उसमें उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वो समानुपाती होगा धारा को बहने में लगे समय का समानुपाती होगा। ये क्या था? जूल का तीनों नियम, जूल का पहला नियम, जूल का दूसरा नियम और जूल का तीसरा नियम कंप्लीट। तो ये क्या था आपको? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अगला जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। अगला जो टर्म आने वाला है, अगला जो स्टार पढ़ने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक पावर। देखेंगे, अगला हेडिंग दीजिए आप इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, इसको बोलते हैं आप विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत शक्ति। ये विद्युत शक्ति क्या है? पावर का पहला लेटर क्या है? पी। तो सबसे पहली बात, पावर कहते हैं, पावर कहते हैं, पावर मतलब किससे लिखते हैं? पी से। पावर कहते हैं ऊर्जा के खपत करने का दर, ऊर्जा के खपत करने का दर। तो अगर यदि इलेक्ट्रिक पावर है तो क्या लिखेंगे? विद्युत ऊर्जा के खपत करने का दर। क्या बोलेंगे? विद्युत ऊर्जा के खपत करने का दर, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोले? विद्युत ऊर्जा के खपत करने के दर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको लिखेंगे आप विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा, दर हमेशा किसके साथ होता है? समय के साथ। विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या लिखते हैं? H, समय को T, और H बराबर फॉर्मूला क्या है? I स्क्वायर RT, अब बटा में क्या हो गया? T। तो यहाँ से पावर बराबर T कट गया, तो पावर का फॉर्मूला बन गया I स्क्वायर R। पहला फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या बन गया? I स्क्वायर R। दूसरा फॉर्मूला, अगर ये आपका P बराबर है I स्क्वायर, तो इसी को लिख सकते हैं I इंटू आई आर। तो आई आर को आप क्या बोलते हैं? भी। तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा I इंटू भी। ये भी पावर का फॉर्मूला, ये भी पावर का फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग जानते हैं I बराबर होता है V बटे R, ओम के नियम से। तो ये क्या बन गया? P बराबर V स्क्वायर बटा R। तो ये पावर का ये तीनों फॉर्मूला सही है। कौन कौन? पावर बराबर I स्क्वायर R, पावर बराबर I इंटू भी, या पावर बराबर V स्क्वायर बटे R, जहाँ पे I धारा है, R प्रतिरोध है, V क्या है? वोल्टेज है। ये तीनों इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है। कौन कौन? I स्क्वायर R कहिए, I इंटू भी कहिए, या I V स्क्वायर बाई R कहिए। पावर का यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर, पावर का यूनिट होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। लिखते किससे हैं? W से। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। पावर का यूनिट क्या होगा? पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट। ओके, तो ये क्या था आपका? इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या था हमारा? इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट स्टार हम लोग पढ़ेंगे और तब हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल्स पर। उसका नाम है किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अगला जो स्टार है उस स्टार का नाम है किलोवाट आवर। अगला जो स्टार है उस स्टार का नाम है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। किलोवाट घंटा, इसी को बोलते हैं किलोवाट घंटा, इसी को बोलते हैं किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं इसको? इसको आप बोलते हैं किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा क्या है? देखो, आप पहले इसको हम लोग डिराइव करते हैं, तब इसके बारे में समझेंगे। 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर, इसको लिख सकते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट गुना 1 घंटा, लिख सकते हैं। देखेंगे 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000, तो इसको लिख सकते हैं 1000 वाट गुना 1 घंटा। वाट किसे कहते हैं? वाट कहते हैं जूल पर सेकेंड को, हम लोग जानते हैं। घंटा, घंटा तो समय का है, तो कितना होता है? 3600 सेकेंड। 1 घंटा में कितना सेकेंड? 3600 सेकेंड। सेकेंड के साथ सेकेंड कट गया, तो ये कितना हो गया? 36 पर 3 2 5 0, 5 0 क्या आ गया बगल में? जूल। अर्थात 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 पर 5 को 0 जूल। और जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। तो यहाँ पे हो गया
1 किलोवाट घंटा बराबर, अच्छे समझिएगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो गया? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अब इसको सिखाते हैं 1 किलोवाट घंटा क्या है। सबसे पहली बात, बगल में क्या आ गया? जूल। तो सबसे पहला स्टार लिखिए, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। सबसे पहला स्टार है आज का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। क्या बोले? किलोवाट घंटा किसका मात्रक? ऊर्जा का मात्रक। दूसरा स्टार, किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। तीसरा स्टार लिखिए, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है। पांचवा स्टार लिखिए, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक चीज आप याद रखेंगे, बचपन के लिए आपको बहुत ज्यादा बताए भी होंगे, 1.6 10 के पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट घंटा, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग, उष्मा ऊर्जा का सीजीएस मात्रक कैलोरी। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। अब किलोवाट घंटा क्या होता है? यदि आप 1 किलोवाट के किसी विद्युत उपकरण को, जैसे 1 किलोवाट के फैन को, 1 किलोवाट के बल्ब को, 1 किलोवाट के फ्रिज को, 1 किलोवाट के एसी को, यदि आप 1 घंटा तक चलाते हो, यूज करते हो, तब जितना एनर्जी खर्च होता है उसी एनर्जी की मात्रा को 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्या बोले? 1 किलोवाट घंटा क्या है? यदि आप 1000 वाट के या 1 किलोवाट के विद्युत उपकरण को, चाहे एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, को यदि आप 1 घंटे तक चलाते हो तो जितना ऊर्जा खपत होगा उसी को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। और इसी 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट भी कहते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि 5 यूनिट बिजली बिल आ गया, तो बिजली का जो यूनिट है वो इसी को भी यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा को ही 1 किलोवाट घंटा को ही हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। और इसी को हम लोग एक BOTU भी कहते हैं। BOTU का मतलब बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट अर्थात विद्युत ऊर्जा का ये व्यावसायिक मात्रक है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट किसका मात्रक? ये क्या है? ये क्या है? व्यावसायिक मात्रक। किसका 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 किसका? ये जो है बिजली का, ये व्यावसायिक मात्रक है। कितना? BOTU। और ये बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट बराबर 1 BOTU बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट, अगला, आप जब तक हम इसको मिटाते हैं हम 2 ऑब्जेक्टिव बोलेंगे। आप इस 2 ऑब्जेक्टिव को सुनिएगा। सबसे पहली बात कि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो 50,000 ओम होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होगा? 50,000 ओम। और दूसरा, घरेलू जो परिपथ होता है, हमारे घर में जो वायरिंग है, घरेलू वायरिंग है, वो घरेलू वायरिंग समांतर क्रम में होता है। ये जो घरेलू वायरिंग है वो ये किस क्रम में होगा? तो ये होता है समांतर क्रम में। हमारे घर में जो वायरिंग है ये किस क्रम में है? तो ये है आपका समांतर क्रम में। ओके, नेक्स्ट, अगला हेडिंग हम लोग को जानना है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है? शॉर्ट सर्किट क्या है? इसको बोलते हैं हम लोग लघु पथन। ये लघु पथन क्या है समझिए। लघु पथन का मतलब होता है कि मान लो आपके पास एक ये प्लस तार है और ये एक आपके पास माइनस तार है। ठीक है, तो अगर ये दोनों तार मिल जाएगा, अगर ये दोनों तार मिल जाएगा, अगर ये दोनों तार मिल जाएगा तो मोटाई क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि मान लो ये दो लाल और काला 2 अलग अलग तार पहले था, किसी कारणवश मान लो चूहा काट दिया या किसी कारणवश दोनों तार चिपक गया एक दूसरे से, तो दोनों तार का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्षेत्रफल आपने पढ़ा है R बराबर रो इंटू L बटा A। तो क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल जब बढ़ जाएगा तो अगर नीचे वाला बढ़ेगा तो R घट जाएगा, R जब घटेगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर 2 तार चिपक जाएगा तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा।
प्रतिरोध का मान इस फॉर्मूला से घट जाएगा, तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। जिसका अगर विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा तो कोई जो विद्युत उपकरण लगा हुआ है उससे आवश्यकता से अधिक धारा पास करेगा, जिस कारण से उस विद्युत उपकरण के खराब होने का डर लगा रहता है, और इसी घटना को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। इसी घटना का नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट। इसी घटना का नाम क्या है? शॉर्ट सर्किट। दूसरा स्टार लिखिए, ओवरलोडिंग। अगला स्टार क्या है? ओवरलोडिंग। इसको बोलते हैं अति भारण। ओवरलोडिंग, इसको क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे अति भारण। तो ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। अगला क्या आएगा? अति भारण। ये अति भारण क्या है वो देखिए। मान लो आपके पास यहां पे एक फ्रिज है, आपके पास यहां पे फ्रिज है और ये तार आया, ठीक, ये प्लस तार, ये माइनस तार। फ्रिज को चाहिए मान लीजिए 7 एम्पियर की धारा या 10 एम्पियर की धारा, लेकिन ये जो तार है ये अपने अंदर से केवल 7 एम्पियर की धारा जाने देता है, ठीक है। फ्रिज को चाहिए कितना? 10 एम्पियर। तार कितना जाने देगा? मात्र 7 एम्पियर। फ्रिज बोलेगा हम चलेंगे, धारा बोलेगा हमने जाने देंगे, ये जबरदस्ती इससे खींच लेगा। अगर मान लीजिए मेरे अंदर मात्र 20 जूल का एनर्जी है और आप मेरे से 50 जूल चाहिएगा, तो क्या होगा कि वो पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होता है, ये जो फ्रिज है इसमें इसको चाहिए कितना? 10 एम्पियर धारा, इसको मिल कितना सकता है? 7 एम्पियर। तो ये क्या करेगा? जबरदस्ती 10 एम्पियर खींचेगा, जिस वजह से ये तार गर्म होके दोनों आपस में चिपक जाएगा, और इसी घटना को क्या बोलते हैं? अति भारण। अर्थात किसी भी तार से आवश्यकता से अधिक, उसकी क्षमता से अधिक यदि आप धारा प्रवाहित करते हैं तो इस घटना का नाम क्या है? ओवरलोडिंग। इस घटना का नाम क्या है? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम लोग एक इक्विपमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है फ्यूज। क्या बोले? हम लोग जो है अति भारण और लघु पतन से बचने के लिए एक इक्विपमेंट, एक विद्युत उपकरण का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? फ्यूज। तो फ्यूज क्या है? तो लिखेंगे आपकी फ्यूज एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो हमारे परिपथ को लघु पतन और अति भारण से बचाता है। फ्यूज एक ऐसा विद्युत उपकरण है जो हमारे सर्किट को, हमारे परिपथ को लघु पतन और अति भारण से बचाता है। ये जो फ्यूज है ये मिश्र धातु का बना होता है। ये किसका बना होता है? ये मिश्र धातु का बना होता है। किसका? ये सीसा, टीन का बना होता है, या सीसा और कॉपर का बना होता है। लेकिन आप प्रश्रय इसको देंगे, फ्यूज किसका? फ्यूज क्या है? फ्यूज मिश्र धातु है जो किसका बना होता है? सीसा और टीन का, या सीसा और कॉपर का बना होता है। कौन? फ्यूज। और अगला ये जो फ्यूज होता है, इसका विद्युत फ्यूज का जो गलनांक है वो कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। इसका गलनांक कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। क्या बोले? फ्यूज का गलनांक क्या होगा? कम होता है और प्रतिरोध अधिक होता है। तो ये सभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम लोग इस लेक्चर में किए। अब हम लोग नए लेक्चर को यहाँ के बाद स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग बहुत सारे स्टार्स को पढ़ेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर को पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज को पढ़ेंगे, उसके बाद गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर को पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह चीज़ को पढ़ेंगे, और उसके बाद लेक्चर को फिर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।